स्टार्ट करेंगे हम ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 बात करता है फ्रेम ऑफ सूट, वाद की विरचना। सबसे पहले आपको ऑर्डर की हेडिंग याद होना चाहिए कि ऑर्डर 2 में क्या है, फ्रेम ऑफ सूट, वाद की विरचना। इसमें टोटल कितने रूल हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें टोटल 7 रूल है। हमेशा अपने बैरेक्ट में जहां पे आपका ऑर्डर दिया होता है, ऑर्डर के बाजू में लिख लेना चाहिए 7 रूल। और ये जो है क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, तो अभी आप लोग सब लोग अपना अपना ऑडियो, वीडियो नहीं ऑडियो बंद कर लीजिए ताकि कोई भी बीच में आवाजें ना आए। ठीक है, चलिए तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि अगर किसी के पास डायरेक्ट ना हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीन शेयर होने लगी। ये है फ्रेम ऑफ सूट। ऑर्डर 2 रूल 1 बात करता है वाद की विरचना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुबह हम अपना ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो। तो देखिए फ्रेम ऑफ सूट क्या कहा गया है इसमें। इसमें कहा गया है एवरी सूट शैल एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल बी फ्रेम्ड so as to afford ground for final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them। इसमें कहा गया कि हर वाद की विरचना यथासाध्य ऐसे की जाएगी कि विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम विनिश्चय करने के लिए आधार प्राप्त हो जाए और उनसे संप्रक्त अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो जाए। तो इन्होंने ये बताया है इसमें कि जब भी आप वाद की विरचना करेंगे, आप अपने सूट को जब भी फ्रेम करेंगे, तो आप उसकी विरचना मतलब आपके और अपोजिट पार्टी के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, वो सारे डिस्प्यूट के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आप एक फॉर्मेट है आपका, आपको उसमें लिखना है। तो वो ये उनके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऐसे वाद की विरचना करें तो जितने भी आपके यथासाध्य जितने भी विवादग्रस्त विषय हो सकते हैं, वो सारे विवादग्रस्त विषयों को, जितने भी आपके डिस्प्यूट के मैटर्स, जितने भी पॉइंट है डिस्प्यूट के आप दोनों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, तो जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के डिस्प्यूट है वो सारे पॉइंट्स आप अपने प्लीडिंग में डाल दीजिए ताकि आपका फाइनली डिसीजन दिया जा सके अच्छे से। बस इतनी सी बात इसमें बोली गई है। और क्या लास्ट में इन्होंने क्या यूज किया है वर्ड्स को कि अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो जाए। मतलब आप पहले ही अपने वाद की विरचना इस तरीके से कीजिए कि आपको बाद में उसी वाद हेतु पर फिर से कोई सूट फाइल ना करना पड़े, मतलब आपको कोई अलग से लिटिगेशन ना लानी पड़े। तो इस तरीके से आपको अपने वाद की विरचना करनी है। ये है आपका ऑर्डर 2 रूल 1। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, इतना आपके लिए काफी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम ऑर्डर 2 रूल 2। क्लास के लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगी कि आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, ऑर्डर 2 रूल 2, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। इसमें कहा गया है वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 2 रूल 2। अभी तक वैसे ज्यादा कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी अंदर से क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो इसकी हेडिंग याद रखनी है कि वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। ये कहाँ बताया गया है, ऑप्शन दे देंगे वो आपको, ऑर्डर 1 रूल 1, सॉरी ऑर्डर 2 रूल 1, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 3, ऑर्डर 2 रूल 4। तो ऑर्डर 2 रूल 2 में बताया गया है कि सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। इनका कहने का मतलब है कि जब भी आप वाद दायर करें तो जितने भी आपको क्लेम्स हैं, जितने भी आपको जो जो चीजें अपोजिट पार्टी से चाहिए, वो सारे आप इंक्लूड कर दीजिए एक ही बार में, ताकि आपको बाद में फिर से
सूट फाइल ना करना पड़े, फर्दर लिटिगेशन को प्रिवेंट किया गया है ना, कि बाद में। अब देखिए अंदर पढ़ते क्या लिखा है, अंदर लिखा है इसमें एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. इन्होंने कहा कि हर वाद के अंतर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वाद हेतु के विषय में करने का वादी हकदार है, किंतु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकता है। तो इसमें रूल में ये कहा है कि पहले तो भाई जो प्लेंटिफ है जिसने वाद दायर किया है उसका ये कर्तव्य बनता है कि आपका जितने भी क्लेम्स हैं आप पूरे क्लेम्स को अपनी प्लेंट में लिख दो, अपनी प्लीडिंग्स में, अपने जो भी आप सूट फाइल करना चाहते हो, जो जो आपको चाहिए, जितनी मांगे चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, पोजेशन चाहिए, कोई मैसने प्रॉफिट चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जितने भी आपके क्लेम्स हैं, आप क्या करेंगे पूरे क्लेम्स को आप जो है अपने वाद में बताएंगे कि मुझे ये चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया कि लेकिन यदि वादी ये चाहता है कि जिस पर्टिकुलर न्यायालय में उसने अपना सूट फाइल किया है और उस न्यायालय की अधिकारिता ऐसी है कि यदि वो पूरे क्लेम्स डाल दे तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस न्यायालय को सुनने की अधिकारिता नहीं रहेगी, या किसी ऐसी अगर वो पूरी क्लेम अपना मांग करे तो उसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो उस न्यायालय के एरिया में नहीं आता है, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो उसको परेशानी होगी। तो वो सोचता है कि 10 मुझे क्लेम मांगने हैं, 10 में से 2 क्लेम ऐसे हैं जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के कारण फिर मुझे दूसरे न्यायालय में आवक जावक करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, पेशी के लिए जाना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि चलो छोड़ो, मैं ये 2 क्लेम छोड़ देता हूँ, मैं बाकी 8 क्लेम मांग लेता हूँ, क्योंकि ये 8 क्लेम मुझे एक ही न्यायालय से मिलना है। तो इसमें कहा गया कि किंतु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकता है। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा भागा भागी नहीं करनी है कि न्यायालय में मेरा मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, तो वादी जो है अपने सूट को उस न्यायालय की अधिकारिता में लाने के लिए, उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में अपने केस को लाने के लिए अपने क्लेम के कुछ पार्ट्स को क्या कर सकता है, वेव कर सकता है, छोड़ सकता है। ये बात करती है ऑर्डर 2 रूल 2 का सब रूल 1। ठीक है, ये कहा गया कि आप छोड़ सकते हो, ये वादी की इच्छा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे इसी कोर्ट में अपना पूरा डिसीजन चाहिए, 2 के लिए मैं यहाँ वहां नहीं भागना चाहता, तो आप छोड़ सकते हो। अब आगे देखिए क्या है, आगे ऑर्डर 2 रूल 2 बात करता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, दावे के भाग का त्याग। ये सब रूल 2 है ना, दावे के भाग का त्याग। तो अब कहा गया है कि जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोभ करता है या उसे साशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोभ किए गए या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा। Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterward sue in respect of the portion so omitted or relinquished। इसमें सिंपल सी बात ये बोली गई है कि आपको कहा गया है कि आप जो है अपनी इच्छा से कोई क्लेम छोड़ सकते हो। तो अब यदि आपने अपनी इच्छा से कोई क्लेम छोड़ दिया है सूट में, आपने कहा कि मैं 10 में से सिर्फ 8 क्लेम कर रहा हूं इस सूट में और 2 मैं छोड़ देता हूं। अब जब आपने छोड़ दिया है, अपनी इच्छा से छोड़ दिया है, उस टाइम आप कर सकते थे, तो बाद में आपको उसके लिए अलग से सूट फाइल नहीं करने दिया जाएगा। ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 2 ये कहता है कि अब जहां पे वादी ने अपना कोई क्लेम, अपना कोई जो भी उसको मांग थी वो छोड़ दी है अपनी इच्छा से कि न्यायालय की अधिकारिता में आ जाए, तो अब उन क्लेम्स के लिए जो 2 क्लेम बचे हुए हैं, अब उन 2 क्लेम के लिए आप जो है बाद में सूट फाइल नहीं कर सकते। आपको ऑर्डर 2 रूल 2 में बैन कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है कि अब आप फर्दर जो है लिटिगेशन उसके लिए
नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब रूल 3 में ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इसके इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है। आप देख पा रहे होंगे नीचे कि इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है सब रूल 3 में, तो यहाँ से ये एज इट इज क्वेश्चन आपके प्री में पूछते हैं। टिक मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए उसे। देखते हैं क्या लिखा है। इसमें कहा है कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोभ। हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपको बहुत सारे रिलीफ मांगने हैं किसी एक पार्टी से, बहुत सारे अनुतोष आपको मांगने हैं, लेकिन आपने उन बहुत सारे अनुतोष में से किसी एक को छोड़ दिया, ओमिट कर दिया, लोप कर दिया। लोप कर दिया मतलब आपने उसको अपने क्लेम में नहीं मांगा, वो रिलीफ आपने नहीं मांगा, छोड़ दिया। तो अब क्या होगा छोड़ दिया तो? इसमें कहा है कि अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ in respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief. एक ही वाद हेतु के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा। मतलब एक पर्सन है, वो बहुत सारे रिलीफ को पाने का हकदार है, तो वो चाहे तो उन सारे रिलीफ को क्लेम कर सकता है या उनमें से किसी को क्लेम कर सकता है, उसके लिए वो सूट ला सकता है। लेकिन आगे क्या कहा गया है, किंतु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने ब्रैकेट में। वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है तो उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए वाद नहीं लाएगा। बट इफ ही ओमिट्स एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, इतनी लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। टू sue for all such relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. तो अब इन्होंने कहा है कि जब एक पर्सन को बहुत सारे रिलीफ मांगने हैं और वो पर्सन उन रिलीफ में से कुछ रिलीफ को या सारे रिलीफ को छोड़ना चाहता है, तो अगर वो ऐसे रिलीफ को न्यायालय की इजाजत के बिना छोड़ता है, मतलब उसने कोर्ट की परमिशन नहीं ली, उसने बिना कोर्ट की परमिशन से अपने रिलीफ पाने के अधिकार को छोड़ दिया, तब फिर कहा गया है कि यदि आपने कोर्ट की इजाजत के बिना ऐसे अनुतोषों के लिए वाद लाने का जो आपका राइट है उसको आपने ओमिट कर दिया है, लोप कर दिया है, छोड़ दिया है, तो फिर बाद में आपको उन रिलीफ के लिए फिर से सूट फाइल नहीं करने दिया जाएगा। इतनी सी बात इसमें बोली है। एक पर्सन था, उसकी प्रॉपर्टी थी, किसी उसने किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी दी थी, किराएदार ने जो है कब्जा कर लिया, अब वो रह रहा है काफी टाइम से वहां पे, किराया नहीं दिया, डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया, 3-4 साल हो गए, किराया नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब जैसे तैसे करके मकान मालिक ने किराएदार से खाली करवा लिया, लेकिन किराया उसने नहीं दिया, जितने साल भी हो रहा उसने किराया नहीं दिया। तो अब जो किराया मांगने का अधिकार है, मकान मालिक का रिलीफ है वो कि किराया वसूल करे, वो केस लाएगा। तो यदि मकान मालिक 4 साल में से 2 साल का मांग लेता है और 2 का छोड़ देता है, तो ये मकान मालिक की गलती है। कोर्ट कह रहा है कि यदि आपको रिलीफ मांगने, आप 4 साल का इकट्ठा एक केस फाइल कर दो कि सर 4 साल का मुझे रेंट चाहिए, आपने 2 साल का रेंट मांगे, 2 साल का छोड़ दिया, तो अब बाद में आपको 2 साल का रेंट लेने के लिए फिर से सूट फाइल नहीं करने दिया जाएगा। ये बात कर रही है सब रूल 3। इसका इलस्ट्रेशन, एक एक्सप्लेनेशन भी ये भी देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल an obligation and a collateral security for its performance and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. इस नियम के प्रयोजनों के लिए कोई बाध्यता और उसके पालन के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति और उसी बाध्यता के अधीन उद्भूत उत्तरोत्तर दावों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे क्रमशः एक ही वाद हेतु गठित करते हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि जो क्लेम है ना, जो आप
जिसके लिए सूट फाइल कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ये इस स्पष्टीकरण में उन्होंने स्पष्ट किया। तो इन्होंने ये कह दिया है कि कोई भी बाद में भी अगर अराइज हो सकता है कोई डिस्प्यूट, और आपको लग रहा है कि जो मैं सूट फाइल कर रहा हूँ कोर्ट में, इस सूट में आगे चल के भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसपे विवाद हो सकते हैं, तो वो उन वाले विवादों को भी ये माना जाएगा कि वो सेम वाद हेतु तो गठित करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आगे चल के अभी इस मैटर पे भी डिस्प्यूट खड़ा होगा, तो वहीं पे आप उसको अपने प्लीडिंग में सम्मिलित कर लीजिए, पहले से ही उसको वो करवा लीजिए, सॉर्ट आउट करवा लीजिए। अब आप सोचे कि बाद में जब अराइज होगा डिस्प्यूट तब कर लेंगे, तो नहीं, मैटर उसी से रिलेटेड है, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, विवाद चल रहा है और भी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, हमें पता है, तो हमें पहले ही इंक्लूड कर देना है कि सर ये भी एक मैटर है, इस पे भी हमें जो है डिसीजन चाहिए, ये बात कही गई है। इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलस्ट्रेशन प्री में कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग स्टेट एग्जाम में, एमपी में भी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है ए लेट्स अ हाउस टू बी एट अ ईयरली ऑफ रेंट ₹1200 का एक घर खा को 1200 रुपए में वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है। मतलब का जो है मकान मालिक है, खा जो है किराएदार है। का ने खा को 1200 रुपए ईयरली रेंट पे क्या करा है, लीज पर एक अपना जो है मकान वगैरह दिया है, हाउस दिया है। सन 1905, 1906, 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शोध है और दिया नहीं है। अब बी ने जो है 3 साल का किराया नहीं दिया, 1905 का, 1906 का, 1907 का, इसने किराया नहीं दिया। का सन 1908 में खा पर केवल सन 1906 के शोध भाटक के लिए वाद लाता है। अब देखो 1905, 1906 और 1907 का किराया नहीं दिया बी ने, तो ए 1908 में बी पर सूट फाइल किया, यही लिखा हुआ है इसमें कि ए ने क्या किया, 1908 में बी पर सूट फाइल किया, लेकिन बी पर उसने जो सूट फाइल किया ना, वो इन तीनों सालों का किराया लेने के लिए नहीं किया, उसने सिर्फ 1906 का किराया मांगा। अब भाई जब तुम सूट फाइल कर ही रहे थे कोर्ट में और 3 साल का तुम्हें किराया लेना था, तो तुम इकट्ठा 3 साल का किराया मांग लेते, सूट फाइल किया था। लेकिन इन्होंने क्या शानपनी दी, इन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है इनका दिमाग में ये चल रहा हो कि इसने मुझे बहुत परेशान किया, मैं भी हर साल एक सूट लगाऊंगा, पहले 1 साल का मांगूंगा, फिर 2 साल का मांगूंगा, फिर तीसरे साल का, मैं 3 सूट लगाऊंगा। लेकिन भाई साहब को ये नहीं पता था कि ऐसा नहीं होता है। यदि एक ही वाद हेतुक है, आपका एक ही कॉज ऑफ एक्शन है, तो आपको एक बार में ही मांग लेना है। तो इन्होंने क्या किया, जो सूट फाइल किया वो 1906 का किराया लेने के लिए सूट फाइल कर दिया। खा के ऊपर का उसके पश्चात 1905 और 1907 के शोध भाटक के लिए वाद नहीं लाएगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि अब तुमने 1906 के लिए किराया मांगा है, तो अब बाद में जो ए भाई साहब है वो 1905 और 1907 के लिए मांग नहीं कर सकते। आपको सूट फाइल करना था, आपको तीनों सालों के लिए एक ही बार में मांग लेना था, आप एक एक करके नहीं मांगिए। तो इतने सारे प्रोविजंस पढ़ने के बाद हमें समझ में क्या आया कि ये सारे प्रोविजंस जो है वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि कोर्ट के ऊपर अतिरिक्त कार्यवाहियों का बर्डन ना पड़े, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकने के लिए। ये एक ही वाद है तो फिर बार बार जो है पार्टीज फिर वाद ले आए, फिर वाद ले आए, तो कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ी कि वो 2 पार्टीज का ही सूट सुलझाती रहेंगी, बाकी कहाँ जाएंगे फिर। तो पूरे इस ऑर्डर का यही एक मंतव्य है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को प्रिवेंट करना। आगे चलते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसको पेपर के टाइम के पहले एक बार पढ़ के जरूर जाना ताकि गलत ना हो। एज इट इज आ जाता है बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 2 रूल 3 ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतुकों का संयोजन। इससे मिलता जुलता ऑर्डर रूल हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑर्डर 1 रूल 9 में पढ़ा था हमने, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, और ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे पढ़ा था। तो मैंने आपको, ये बीच में आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये तो हमारे सीपीसी किताब ले हमारे
सूर्यमणि शर्मा जी, आप अपना ऑडियो बंद कर लें। हाँ, चलिए, ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, बाद हेतुकों का संयोजन। एक मिनट, ये देखिए स्क्रीन शेयर होने लगी। इसमें देखिए क्या लिखा है, ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इसमें कहा गया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अ प्लेंटिफ में यूनाइट in the same suit several cause of action against the same defendant or the same defendants jointly, and any plaintiff having cause of action। सूर्यवंशी शर्मा जी, अपना ऑडियो क्यों खोल ले रहे हैं आप बार बार? ऑडियो बंद कीजिए, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। Or the same defendant jointly, and any plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants jointly may unite such cause of action in the same suit। तो इन्होंने ये कहा है कि उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है, वादी उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई वाद हेतुक एक ही वाद में संयोजित कर सकेगा, और ऐसे वाद हेतुक रखने वाले कोई भी वादी जिनमें वे उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्ततः हितबद्ध हो, ऐसे वाद हेतुकों को एक ही वाद में संयोजित कर सकेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 3 में हमने क्या पढ़ा था कि एक ही सूट में कई प्लेंटिफ जुड़ सकते हैं, एक ही सूट में कई डिफेंडेंट जुड़ सकते हैं। अब हम ऑर्डर 2 रूल 3 में पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर, मतलब जो वाद हेतुक है, जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हुए हैं, वो कॉज ऑफ एक्शन जो है उनको आप एक ही वाद में इकट्ठा करके ले आइए। तो इसमें इन्होंने वर्डिंग क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध, मतलब एक डिफेंडेंट, एक प्लेंटिफ है और बहुत सारे डिफेंडेंट हैं, लेकिन जो ये एक प्लेंटिफ है और बहुत सारे डिफेंडेंट हैं, तो उन सब के साथ वादी का जो डिस्प्यूट है वो एक समान डिस्प्यूट है। मतलब ए एक पर्सन है, उसने सी को पैसे उधार दिए थे, बी को पैसे उधार दिए थे, डी को पैसे उधार दिए थे, तो उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है सबसे, कि उसने सबको पैसे उधार दिए थे, उसको सबसे पैसे वापस लेने हैं। तो कोर्ट ये कह रहा है कि भाई तुम्हें सबसे पैसे वापस लेने हैं, अब तुम पहले ए के बी से पैसे लेना है तो तुम बी के लिए सूट फाइल करोगे, फिर तुम सी के लिए करोगे, फिर तुम डी के लिए करोगे, तुम तीन सूट फाइल करोगे। इससे अच्छा ये है कि तुम अपने वाद हेतुकों को एक ही सूट में इंक्लूड कर लो, मतलब जितने भी प्रतिवादी हैं उनको तुम ज्वाइन कर लो और उनके खिलाफ जो है एक ही वाद में अपने जितने भी वाद हेतुक है वो मांग लो। ये इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी के विरुद्ध कई वाद हेतुक एक ही वाद में संयोजित किए कर सकेगा, और ऐसे वाद हेतुक रखने वाले कोई भी वादी जिनमें वे उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्ततः हितबद्ध हो, ऐसे वाद हेतुकों को एक ही वाद में संयोजित कर सकेगा। तो इसमें ये चीज बोली गई है कि आपके कॉज ऑफ एक्शन जो है, जो अलग अलग डिपेंडेंट से अराइज हो रहा है, तो आप क्या करो, वो सारे कॉज ऑफ एक्शन को इकट्ठा कर लो और एक ही सूट फाइल कर लो, और एक ही सूट में सारे अपने कॉज ऑफ एक्शन का डिस्प्यूट जो भी आपके हैं उनको सॉल्व करा लो, ये बोला गया। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है हेडिंग। ये देखिए इसमें स्टार बना हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कॉज ऑफ ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 2 रूल 3। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑर्डर 2 रूल 1, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 3, ऑर्डर 2 रूल 4। तो आपको टिक करना है ऑर्डर 2 रूल 3, ठीक है। तो आपको हेडिंग याद रखनी है, हेडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले क्लॉज से। सेकंड देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, जहां वाद हेतु
संयोजित किए जाते हैं वहां वाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता संकलित विषय वस्तुओं की उस रकम या मूल्य पर निर्भर होगी जो वाद के संकलित किए जाने की तारीख पर है। तो अब जब आप कॉज ऑफ एक्शन, बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद जो भी उनकी वैल्यू निकल कर आएगी कि भाई अब ये कितने रुपए का मैटर हुआ है, तो जितनी भी रकम या वैल्यू पर निर्भर होगी जो वाद की संकलित किए जाने की तारीख पर हो। तो जिस तारीख को आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, जिस तारीख को आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है उस तारीख को ही, उस तारीख को ही क्या होगा, उस तारीख को डिसाइड किया जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको क्या करना है, हाँ, इसको आपको ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे डिफाइन किया गया है ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर 2 रूल 3 ऐसा याद रखना है, ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ऑर्डर 2 रूल 3। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर 2 रूल 7, लास्ट जो इसका रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन जो है बनता है। ये देखिए, ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर, मैंने पेन से लिखा हुआ है, ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि हम रूल 2 में बात कर रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन की, पार्टीज की बात रूल 1 में खत्म हो चुकी है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। ऑर्डर 1 रूल 13 इसके साथ पढ़ते हैं, ये देखिए साइड में मैंने लिखा है अपनी डायरेक्ट में, आप लोग भी ऐसे लिख लें, ऑर्डर 1 रूल 13। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 1 रूल 13 में पढ़ा था ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, वहां पे पार्टीज के मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर को लेकर के ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्शन किस चीज को लेकर उठा रहे हैं, कॉज ऑफ एक्शन, मतलब जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो डिस्प्यूट का कारण है वो मिसजॉइंडर, मतलब गलती से आपने जोड़ दिया, तो क्या होगा, देखिए अंदर पढ़ते क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arises and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसा हमने ऑर्डर 1 रूल 13 में पढ़ा था। ऑर्डर 1 रूल 13 में भी यही कहा गया था, वहां पार्टीज को थी, यह वाद हेतुकों के लिए है, तो इसकी पहली ही लाइन सबसे पहले आपको अंडरलाइन कर लेनी है कि ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो ऑर्डर 2 रूल 7 किसके मिसजॉइंडर की बात कर रहा है, कॉज ऑफ एक्शन के मिसजॉइंडर के लिए आप ऑब्जेक्शन कब उठा सकते हैं, मतलब ऐसा वाद हेतु जो गलती से जुड़ गया है, जिसको जुड़ना नहीं चाहिए था, अब जुड़ गया है, तो अब उसके लिए जो डिफेंडेंट है वो ऑब्जेक्शन उठाएगा कि सर ये तो कोई इशू था ही नहीं, इन्होंने जबरदस्ती जोड़ दिया। तो डिफेंडेंट कब ऑब्जेक्शन उठा सकता है ये इस रूल में बताया गया। तो उन्होंने कहा है कि डिफेंडेंट जो है यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर, लिखा है ना अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जितना जल्दी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो उतना जल्दी आपको ऑब्जेक्शन उठा लेना है, या फिर आगे क्या कहा गया है, अवसर पर किए जाएंगे और ऐसे सभी मामलों में जिनमें विवाद स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे, या फिर जहां पर इश्यूज मतलब जो आपके पहले भी हम बता चुके हैं कि इश्यूज सेटल होते हैं, हर जो सूट होता है पहले उसमें इश्यूज सेटल होते हैं, दोनों पार्टीज के बीच में इश्यूज क्या है कोर्ट डिसाइड करता है। तो जहां पे इश्यूज सेटल होना है तो इश्यूज सेटलमेंट होने के पहले ऑब्जेक्शन उठा ले, या फिर इश्यूज सेटल जिस तारीख को हो गए हैं उस दिन भी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे एक तो हेडिंग याद रखनी है, हेडिंग से क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतुकों के बारे में वाद हेतुकों के कुसंयोजन के बारे में आक्षेप का प्रावधान कहाँ दिया गया है, ऑर्डर 2 रूल 7, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है ये पॉइंट से कि ये जो ऑब्जेक्शन है वो आप कब उठा सकते हैं, आपको ऑप्शन में ये दो ऑप्शन देंगे, आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड और एट बिफोर सच सेटलमेंट। तो
नन ऑफ द एबव या बोथ ऑफ द एबव, तो आपको टिक लगाना है बोथ ऑफ द एबव, या कोई एक पॉइंट डाल देंगे बाकी तीन अलग डाल देंगे, तो वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर 2 हमारा आज कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 7 रूल्स थे। अब अगर आपको इसमें में से कोई डाउट हो तो आप लोग अपना अपना ऑडियो खोलकर पूछ सकते हैं मुझे, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। मैम हम्म, मैम मुझे ऑर्डर 2 में रूल जो 2 है उसका एक्सप्लेनेशन बस पूछना था मैम। कौन सा वाला? मैम ऑर्डर 2 का जो रूल 2 है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑर्डर पूछना था 2 मैम। रूल 2 का एक्सप्लेनेशन, यस मैम, इसमें ये लास्ट कहा में। है इस नियम के प्रयोजनों के लिए कोई बाध्यता और उसके पालन के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति और उसी बाध्यता के अधीन उद्भूत उत्तरोत्तर दावों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे क्रमशः एक ही वादे तो गठित करते हैं। व्हाट द पर्पस ऑफ दिस रूल? एन ऑब्लिगेशन and a collateral security for its performance and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action। ये कह रहे हैं कि जो हमने अभी ऊपर रूल पढ़ा है कि आपको भाई पूरा जो क्लेम है वो एक ही बार में मांग लेना है। आप अगर कोई पोर्शन छोड़ते हैं, आप छोड़ सकते हैं, आप चाहते हैं कि न्यायालय के अधिकारिता के भीतर आपका मैटर आ जाए तो आप कोई क्लेम छोड़ सकते हैं अपनी इच्छा से, और यदि आपने वो क्लेम अपनी इच्छा से छोड़ा है तो उस क्लेम के लिए अब आपको बाद में सूट फाइल करने नहीं दिया जाएगा, ये इस रूल में कहा है। तो वो अब एक्सप्लेनेशन में ये कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने रूल पढ़ा है, for the purpose of this rule an obligation and collateral security for its performance and successive claims। तो अब यदि कोई सक्सेसिव क्लेम अराइज हो सकते हैं, मतलब आपने अपने अधिकार कुछ तो छोड़ दिए, लेकिन क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, तो उन दो लोगों को पता होता है कि अभी और भी कितने पॉइंट्स हैं हम लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट का कारण बन सकते हैं। होता है ना ऐसा कि अभी तो ये वाला पॉइंट भी है, तो पार्टी क्या सोचती है कि अभी जो हमने सूट फाइल किया है इसमें हम कुछ मैटर्स को डिसाइड करवा लेते हैं। अब ये जो डिस्प्यूट है अभी तो है नहीं बीच में, लेकिन आगे होने तो वाला है, पता तो है पार्टी को, तो जब होगा तब देखा जाएगा, तब हम फिर सूट फाइल कर देंगे। तो कोर्ट में इन्होंने कहा है कि नहीं, जो सक्सेसिव क्लेम अराइज होने वाले हैं, हो सकते हैं, तो उन सक्सेसिव क्लेम्स को ये मानकर चला जाएगा डीम्ड। देखिए यहाँ पे डीम्ड वर्ड यूज है ना, कि and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action। तो जो सक्सेसिव क्लेम्स अराइज हो सकते हैं, कोर्ट ये मानकर चलेगा कि वो उसी वाद हेतु का पार्ट है, वो कोई अलग मैटर नहीं है। अगर आपको पता था आपकी प्रॉपर्टी के बीच विवाद चल रहा था, दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के, और आपको पता था कि इससे रिलेटेड आगे ये वाला भी पॉइंट अभी जो है हम लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने वाला है, तो आप उसको पहले ही डिसाइड करवा लेते, बाद में कराइज वो नहीं है। तो कोर्ट क्या कह रहा है, अगर आपने वो नहीं डाला है अपने क्लेम में, वो उस मैटर को जो अराइज होने वाला था, तो लेकिन हम आपको उसको सूट फाइल करने की अनुमति नहीं देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन है, जो आगे अराइज होने वाला था वो भी क्या है, सेम कॉज ऑफ एक्शन ही मान के हम चलेंगे। उसके लिए भी हम आपको आगे ये तर्क नहीं देने देंगे कि सर वो उस टाइम पे डिस्प्यूट नहीं था इस पॉइंट पे, अब हो गया है तो अब हमें इस पॉइंट को भी सॉर्ट आउट करवाना है। कोर्ट कहेगी नहीं भैया, तुम ही नहीं हो अकेले, और भी लोग हैं, उनका भी भला करना है हमें, है ना।